देखो हम लोग कैलकुलेशन ऑफ आई पढ़ रहे थे ना, हाँ, और जैसा कि याद था मुझे कि केस 1 आप लोग का हो गया था, इन केस ऑफ डिसोसिएशन हो गया था। हम लोग केस 2 की बात करते हैं। इन केस ऑफ एसोसिएशन। अब देखो इन केस ऑफ एसोसिएशन यानी कि जब सॉलिड एसोसिएट होगा, हम तब की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सॉलिड एसोसिएट कब होगा? क्या काम तो एसोसिएशन के केस में क्या होना है कि सॉलिड एसोसिएट होगा, मतलब दो या दो से अधिक सॉलिड आपस में जुड़ेगा। ठीक है, ये केस किसका हो सकता है? पॉलीमर का, ठीक है। 2 और मोर छोटे जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो आपस में एग्रीगेट होंगे, यानी कि क्या होंगे? एसोसिएट करेंगे और जुड़ करके एक न्यू पार्टिकल्स का फॉर्मेशन करेंगे। अब एक बात समझो, जब केस एसोसिएशन का है, समझिएगा, तो हम लोग अगर किसी सॉलिड को डालें तो शुरुआत में क्या समझ में आया कि वो ना तो डिसोसिएट होता है और ना ही क्या होता है? एसोसिएट होता है। लेकिन जैसे ही डाले हम लोग उसको अंदर में, तो अंदर में डालने के बाद क्या हो गया? वो एसोसिएट हो गया। तो जो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ मोल्स था हमारा, उससे नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गया? सॉल्यूशन में घट गया, कम हो गया ना। तो फिर से क्या हो जाएगा? जो एक्सपेरिमेंटल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज का जो वैल्यू होगा वो थ्योरेटिकल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के बराबर नहीं होगा। आ रही है बात समझ में? डिसोसिएशन के केस में नंबर ऑफ मोल्स बढ़ गया था और एसोसिएशन के केस में नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो ऑटोमेटिक जो है यहाँ पे क्या होगा? हमारा एक्सपेरिमेंटल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज का वैल्यू थ्योरेटिकल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के वैल्यू के बराबर नहीं होगा। तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज कैसे बिहेव करेगा? एबनॉर्मल। आ रही है बात समझ में? उसको क्या करना है? हमको नॉर्मल करना है। नॉर्मल करने के लिए हमको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आई का वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या उसके लिए आई का वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम लोग एसोसिएशन के केस में क्या करने जा रहे हैं? आई की वैल्यू को कैलकुलेट करने जा रहे हैं, ठीक है। अब देखो तो क्या होगा कि बहुत सारा रिएक्टेंट होगा, तो n मोल ऑफ रिएक्टेंट मान लिए हम लोग, और वो क्या होगा? एसोसिएट होगा और एसोसिएट होकर के जो है प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। इनिशियली फिर से हम इसको 1 मोल मान लेते हैं। तो जब रिएक्शन शुरू नहीं हुआ तो ये कितना हुआ? 0। ये अल्फा से चेंज होगा बच्चों, और ये अल्फा बाई n से बनेगा। क्यों? एसोसिएट हुआ है, घटा है। अगर बढ़ता तो मल्टीप्लाई होता, घटा है तो डिवाइड हो गया। समझ में आया? जब अगर डिसोसिएट होता तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ता, ये हो रहा है एसोसिएट, तो इसलिए मल्टीप्लाई नहीं होगी, क्या हो गया? डिवाइड हो गया। अब ये कितना बचेगा? रेस्ट 1 माइनस अल्फा, और ये कितना बचेगा? अल्फा बाई n। बोलो। अब मुझे ये बताओ कि हम लोग आई का वैल्यू कैलकुलेट जब करने गए थे तो क्या था फॉर्मूला? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, यस और नो? हाँ, बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। याद है ये फॉर्मूला? अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग सोचे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, तो सबसे पहली बात ये केस डिसोसिएशन का नहीं है। क्या बोलते हो? सिर्फ और सिर्फ केस किसका है? एसोसिएशन का। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड आफ्टर एसोसिएशन कितना है? कितना है ये कैसे चलेगा पता हमको? अरे भाई जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो ये था हमारा नंबर ऑफ मोल्स, रिएक्शन को बीकर में ही लिए होंगे ना, तो बीकर में लेने के बाद ये कुछ क्या होगा? घटा होगा, और ये क्या होगा? बना होगा। तो ये ओवरऑल बनना घटना कहाँ है? एक ही बीकर में ना। हाँ, तो अगर हम लोग नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन की बात करें, नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन की बात करें तो क्या होगा बताओ? ए का भी नंबर ऑफ मोल बीकर में होगा और पी का भी नंबर ऑफ मोल बीकर में होगा। तो दोनों को क्या करना पड़ेगा?
ऐड करना पड़ेगा, तो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन होगा। और नंबर ऑफ मोल बिफोर एसोसिएशन कितना है बच्चों? नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एसोसिएशन कितना है? 1, यस और नो? तो आई का वैल्यू जब निकालने जाओगे ये दोनों का लेना पड़ेगा रेशियो, तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन बाई 1, क्या हो जाएगा? आई इज इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन। ये केस हो गया हमारा एसोसिएशन, और इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं? आई का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे ही एसोसिएशन केस में इस तरीके से जब हम लोग आई का वैल्यू करेंगे कैलकुलेट, और इस आई के वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे किस में? हर एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के फॉर्मूला में, तो हमारा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज कोई भी एबनॉर्मल बिहेव नहीं करेगा। मतलब आई के वैल्यू के मल्टीप्लिकेशन के बाद, आई के वैल्यू के मल्टीप्लिकेशन के बाद हर हाल में एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो होगा वो थ्योरेटिकल वैल्यू के बराबर आएगा। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज पढ़े थे, उसका फॉर्मूला 4 तरह का पढ़े थे ना हम लोग। एक RLVP बच्चों पढ़े थे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल्स टू एक्स सॉल्यूट, यस और नो? फिर पढ़े थे हम लोग EBP एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, पढ़े थे क्या था? डेल्टा TB इज इक्वल्स टू KB इंटू मोलालिटी। फिर पढ़े थे लोग DFP डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, क्या पढ़े थे? डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF इंटू मोलालिटी, पढ़े थे। और एक पढ़े थे हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर, पढ़े थे पाई इज इक्वल्स टू CRT, पढ़े। अब भी जो फॉर्मूला, जो इस कंडीशन में जो फॉर्मूला है, इस कंडीशन में फॉर्मूला तब एप्लीकेबल है जब हमारा सॉल्यूट क्या होगा? नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा। बोले जैसे नो, समझ में आ रहा है? जैसे शुगर, यूरिया, ग्लूकोज, ये सब डिसोसिएट होता है और नहीं क्या होता है? एसोसिएट होता है। तो इस केस में ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आई के वैल्यू से मल्टीप्लाई करने और नहीं करने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जितना भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट है उसके लिए आई का वैल्यू क्या होता है? उसके लिए आई का वैल्यू 1 के बराबर। क्यों? क्योंकि वो ना डिसोसिएट हो रहा है ना एसोसिएट हो रहा है। तो नंबर ऑफ मोल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन भी कितना होगा? 1। और नंबर ऑफ मोल बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन भी कितना होगा? 1। तो 1/1 वैल्यू कितना आएगा? 1 के बराबर। आ रहा है बात समझ में? अब ये जो फॉर्मूला है हमारा, अगर इसमें अगर आई के वैल्यू से मल्टीप्लाई अगर हम लोग नहीं कर रहे हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल होगा? नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। अगर आई के वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दे, अगर सब में आई के वैल्यू से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तब ये दुनिया के किसी भी सॉलिड्स के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो डिसोसिएट हो रहा हो तब भी और नहीं हो रहा हो तब भी, एसोसिएट हो रहा हो तब भी और नहीं हो रहा हो तब भी, सबके लिए एप्लीकेबल है। क्यों? कैसे? क्योंकि नॉन इलेक्ट्रोलाइट अगर डिसोसिएट ना डिसोसिएट हो रहा है ना एसोसिएट हो रहा है, तो उसके लिए आई का वैल्यू कितना है? 1। ठीक है। और अगर केस डिसोसिएशन का है, मान लीजिए कि अगर हमारा सॉल्यूट अगर इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट दैट इज व्हिच गिव्स केटायन एंड एनायन, बोलो। तो इस केस में डिसोसिएट होगा ना, इस केस में डिसोसिएट होगा, तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे I इज इक्वल्स टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा, पढ़े थे, याद है? तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग I का वैल्यू निकालेंगे डिसोसिएशन केस के लिए, और फिर हम लोग इस I के वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे इन सारे फॉर्मूला के साथ। जो I का वैल्यू आएगा यहाँ पर जो भी निकालने के लिए कहेगा उसमें I के वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर हमारा थ्योरेटिकल वैल्यू जो होगा वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के बिल्कुल बराबर। अगर केस एसोसिएशन का है, तो एसोसिएशन के केस में हम लोग क्या करेंगे? I का वैल्यू निकालेंगे 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई n से, यहाँ से I का वैल्यू निकालेंगे और यहाँ वैल्यू को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से थ्योरेटिकल वैल्यू जो होगा वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के बराबर आ जाएगा। आया बात समझ में? ठीक है। तो सारा लफड़ा जो है वो किसका था? I का। ठीक, I का वैल्यू कैलकुलेट करने आ गया। अब ये फॉर्मूला हमारा हो गया यूनिवर्सल, मीनिंग
किसी भी तरह के सॉलिड्स के लिए एप्लीकेबल है, किसी भी तरह के सॉलिड्स के लिए क्या है, एप्लीकेबल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। रोक दो, रोको।